गाइस कभी कभार हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि क्यों भगवान ने ऐसी चीज़ों को हमारी किस्मत में लिखा। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत भयानक चीज़ों से डील कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो इस दुनिया को बिलोंग ही नहीं करती। शायद उनकी किस्मत में ये सब कुछ नहीं लिखा था। इस दुनिया में आने के बाद उनके साथ वो चीज़ें होनी शुरू हुई। और जब आप ये रियल स्ट्रगल सुनोगे, रियल के भयानक इंसिडेंट्स सुनोगे, तो आपकी जो अपनी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपसे दूर हो जाएंगी। ट्रस्ट मी गाइस, आज का ये जो इंसिडेंट है जिसमें आपने सुन लिया होगा या फिर थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हैदराबाद की हॉन्टेड स्टोरी है, ये सिर्फ हैदराबाद की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की भी हॉरर स्टोरी है। और दोनों स्टोरीज, दोनों इंसिडेंट्स एक ही इंसान के साथ हुए। इमेजिन कीजिए उस इंसान की मेंटल हेल्थ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें। और अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जिसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। और साथ ही अगर आपके पास ऐसा कोई भी इंसिडेंट है जो आप चाहते हैं मैं नरेट करूं, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे हमसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया मधुमिता ने। मधुमिता बेसिकली छत्तीसगढ़ के एक गांव की रहने वाली हैं। इस सब की शुरुआत हुई थी 2015 के दौरान, जब मधुमिता दुबई में जॉब कर रही थी। असल में उनकी एक बहन थी जिनकी मौत हो गई थी थोड़ा टाइम पहले। और ये जो दुख था ये मधुमिता सहन नहीं कर पा रही थी और ना ही उनकी माँ सहन कर पा रही थी। लेकिन मधुमिता चाहती थी वो अपनी फैमिली को वो सब चीज़ें दे जो वो डिजर्व करते हैं, और साथ ही उसको इस दुख से बाहर निकलने के लिए कुछ चाहिए था। इसी के चलते वो दुबई चली गई थी जॉब करने। लेकिन एक साल के अंदर अंदर ही कुछ चीज़ें बहुत भयानक होने लग पड़ती हैं उनके घर पे। अचानक से उनकी माँ स्ट्रेस में चली जाती हैं, उनको बहुत परेशानी हो जाती है, वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं। और इसी वजह से मधुमिता को वापस इंडिया आना पड़ता है, क्योंकि उनकी माँ उनको वहाँ पे चाहती थी। इनफैक्ट उनके पास एक केयर टेकर भी थी जो उनका ध्यान रखती थी। लेकिन फिर भी मधुमिता की माँ चाह रही थी कि मधुमिता ही उनके पास हो। इसी के चलते वो वापस इंडिया आ जाती है, छत्तीसगढ़ में ही। हालांकि दुबई में रहने के बाद उसको बहुत प्रॉब्लम होती है इस गांव में एडजस्ट करने के लिए। लेकिन उसकी माँ ने उनको बताया, जो खुद भी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, मतलब एज अ टीचर, वहीं पे मधुमिता को भी वो कहते हैं कि मधुमिता को भी एक टीचर की जॉब ही कर लेनी चाहिए। इसी के चलते मधुमिता भी ऐसी ही जॉब ढूंढती है और वहीं पे वो सेटल हो जाती है। लाइफ इसी हिसाब से धीरे धीरे अच्छी चल ही रही थी। लेकिन इसी दौरान जो मधुमिता की माँ थी उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। और साथ ही मधुमिता ने ये भी बताया कि जो उनका घर है वो है तो वैसे गांव में, लेकिन फिर भी वो जो एरिया है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े औहदे वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा जो मधुमिता का अपना भी घर था वो बहुत अच्छा घर था, जैसा आप मूवीज़ में देखते होंगे। एक बहुत शानदार सा सुंदर सा घर, मतलब एक बहुत खुला गार्डन था, उसके अंदर एक घर, बहुत सुंदर था ये सब कुछ। लेकिन इसके गेट पे ही एक गैराज था और उसके पास ही उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ था जो कि बहुत बड़ा था। और यहाँ पे जो मधुमिता की माँ थी वो खुद ही ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती रहती थी। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो ये कमरा खाली हो गया था। बहुत सारे लोगों की नज़र थी इस कमरे पे। वो लोग कहते थे कि वो उनको रेंट दे दिया करेंगे, लेकिन वो अपने किसी न किसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। इसी दौरान एक औरत थी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो एक केयर टेकर का काम वहाँ पे करना चाहती थी। मतलब बहुत सारे लोग जो भी, जैसा मैंने आपको बताया, ऊंचे ऊंचे ओहदे वाले लोग होते थे। उनके जो बच्चे होते थे वो स्कूल से फ्री हो जाते थे, लेकिन उनके माता और पिता फ्री नहीं होते थे। इसी के चलते वो लेडी चाहती थी कि इसी जगह पे वो उन सारे बच्चों का ख्याल रखे जब तक उनके माता पिता नहीं आ जाते, और इसके बदले में वो एक फीस लेगी। लेकिन मधुमिता की माँ उनको ये जगह देने से मना कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि वो नहीं चाहते किसी भी बाहर वाले इंसान के पास इस जगह की एक्सेस हो, जिससे वो हमारे घर के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ देख सके। उनको अपनी प्राइवेट लाइफ ज़्यादा पसंद थी और इसी के चलते वो इस औरत को ये जगह देने से मना कर देते हैं। लेकिन मधुमिता ने बताया कि उनको ये भी पता चला कि वो जो औरत थी वो ब्लैक मैजिक जानती थी और इस तरह की गतिविधियों में वो हमेशा ही रहती थी। इसके अलावा मधुमिता ने यह भी बताया कि वो क्रिश्चियन है और वो ईश्वर पे बहुत विश्वास करते हैं। उनको लगता है अगर कोई ईश्वर पे भरोसा करता है तो उनको ये ब्लैक मैजिक जैसे चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह की लाइफ वो जी भी रहे थे। लेकिन ये सब कुछ हो ही रहा था। मधुमिता ने बताया कि उनको जो ये लगता था शायद ये गलत था, क्योंकि
थोड़े ही वक्त के बाद जब मधुमिता के घर पे मधुमिता, उसकी माँ, उसके पिता और उसका छोटा भाई था। बेसिकली मधुमिता ने बताया जो उसका छोटा भाई है वो भी हार्ट पेशेंट है। खैर उनकी माँ की तबीयत इस दौरान ज़्यादा खराब थी। ये एक दिन था जब उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और मधुमिता के पिता को एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ना था, घर से लगभग 7 घंटे का डिस्टेंस ट्रैवल करके। और वहीं उनके घर पे 2 गाड़ियाँ थी। मधुमिता का छोटा भाई बहुत डरता था अपने पिता से। जब वो चले जाते हैं तो वो भी प्लान बनाता है पीछे से दूसरी गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ एक पिकनिक पे जाने का। मधुमिता की माँ को या फिर मधुमिता को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनकी माँ की तबीयत तो खराब थी, लेकिन मधुमिता थी उनका ध्यान रखने के लिए। इसी के चलते उसका भाई भी चला जाता है। हालांकि सुबह मौसम बहुत अच्छा था, देखते देखते शाम को बहुत भयानक बारिश होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली ये 2015 का अगस्त मंथ था, मतलब इस दौरान बारिशें वैसे भी बहुत ज्यादा हो रही थी। इसी के चलते ये बारिश इतनी ज्यादा भयानक थी कि मधुमिता के पिता भी वापस नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे जो रोड्स थे वो ब्लॉक हो चुके थे। कहीं पेड़ गिर गया था, कहीं पानी भर गया था, इसी के चलते वो वापस नहीं आ पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ मधुमिता की जो माँ है उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। वो अजीब सा बिहेव कर रही थी, मतलब एक तरह से वो काफ़ी टाइम से बेड रिडन थी। उनकी डायलिसिस चल रही थी, जिसके चलते वो बेड से उठ भी नहीं पाती थी। लेकिन इस दिन उनको अचानक से खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और साथ ही मधुमिता ने यह भी बताया कि वो औरत जो अपने बेड से उठ भी नहीं पाती थी, अचानक से उनमें स्ट्रेंथ आ गई थी। वो यहाँ वहाँ जा रही थी। कभी अचानक से वो हंसना शुरू कर दे रही थी, तो कभी अचानक से उनका मूड चेंज हो जाए, वो एकदम नॉर्मल हो जाएं और रोना शुरू कर दे और बस यही कहें कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। ये जो टाइम था ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लम से भरा हुआ था। मधुमिता घर पे अकेली थी, लेकिन वो अपनी माँ को संभाल नहीं पा रही। उनके पिता बाहर थे जो आ नहीं पा रहे थे। उनका भाई भी बाहर था जो कि पिकनिक पे गया था। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इस पिकनिक के एरिया के पास में जिस दोस्त का घर था, उसी दोस्त के घर पे ये सब रुक गए थे, क्योंकि मधुमिता की फैमिली को भी ये पसंद नहीं था कि बहुत बारिश में कोई अपनी जान को रिस्क पे डाल के कहीं से ट्रैवल करे। इसी के चलते मधुमिता का भाई भी बाहर रुक जाता है। मधुमिता के पिता भी आ नहीं पा रहे थे, वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा दूर। और देखते देखते मधुमिता की माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। मधुमिता अपने पिता को कॉल करती है, भाई से बात करती है, लेकिन क्लियर हो गया था कि ये रात उसको अकेले ही डील करना पड़ेगा। वो चाहती थी अपनी माँ को हॉस्पिटल भी लेके जाना, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि वो उनको हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा रही थी। इसके अलावा मधुमिता ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने बताया कि जिस दिन ये बारिश हुई थी, उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हुई थी, उससे 1 हफ्ता पहले से लगातार 7 दिन उनको उनके गेट के बाहर एक मैना का कटा हुआ सर दिखाई देता था और उसी सर के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ी सी हल्दी फेंकी होती थी, जैसे किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया वहां पे की हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मधुमिता की फैमिली इन चीज़ों पे यकीन नहीं करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे यकीन करते थे। खैर इसके बाद जब मधुमिता की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरह से वो अपनी माँ को हॉस्पिटल पहुँचा पाए, लेकिन कुछ भी इस तरह का पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो समझ गए थे कि उनको ये रात अपनी माँ के साथ अकेले ही निकालनी पड़ेगी। जैसे तैसे वो ये रात निकालते हैं। अगली सुबह होती है। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास मधुमिता ने अपनी माँ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। साथ ही मधुमिता ने अपने पिता के साथ मिलकर ये भी प्लान किया कि जो उसका भाई है, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, तो उसको बॉदर नहीं करेंगे, उसको दूर ही रहने देंगे। तो उसको उन्होंने बॉदर नहीं किया, सिर्फ मधुमिता अपनी माँ को लेके गई, जिसके बाद उनके पिता ने उनको ये बताया कि 2 बजे के आसपास वो भी पहुंच जाएंगे। मधुमिता वहीं पे रहती है। उनके पिता थोड़ी देर में पहुंचते हैं वहाँ पे फ्रेश होके। और वैसे भी इस हॉस्पिटल में लेडीज़ का साथ में रहना अलाउ नहीं था। इसी के चलते मधुमिता के पिता रात को वहाँ पे रुकते हैं और मधुमिता वापस अपने घर चली जाती है थोड़ा फ्रेशन अप होने। जैसे ही वो रात को सोने की कोशिश करती है, अचानक से उसके सपने में उसकी बहन आती है, वही बहन जिसकी जान थोड़ा टाइम पहले जा चुकी थी। अचानक से वो उनके सपने में आके कहती है कि माँ अब नहीं बचेंगी, ये जो सिचुएशन है ये बहुत ख़राब है और अब माँ का बच पाना मुश्किल है। मधुमिता ये सुन के बहुत परेशान हो गई थी। वो जैसे तैसे वेट कर रही थी कब सुबह होती है। सुबह होते ही उनके पिता की उनको कॉल आती है, जो कि उनको बताते हैं कि उनकी माँ कोमा में चली गई है। जल्दी से जल्दी मधुमिता रश करके हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पे वो ये सिचुएशन देख के बहुत शॉक्ड थी कि कैसे हो सकता है कि उसकी माँ कोमा में चली जाए। जिसके बाद उनके रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता है, सबको बुलाया जाता है और थोड़ी ही देर में मधुमिता के पिता घर चले जाते हैं दोपहर के अराउंड, ये कहते हुए कि उनको थोड़ा सा फ्रेश होना है, उनको थोड़ा सा रेस्ट करना है। मधुमिता समझ रही थी कि वो रात भर यहीं पे थे तो शायद थके होंगे, जिसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में सब रिश्तेदारों को, मधुमिता को ये पता चलता है कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही।
असल में ये बहुत पहले हो चुका था, लेकिन मधुमिता को नहीं बताया जा रहा था इंटेंशनली, ये सोचते हुए कि शायद वो ये सब कुछ सहन ना कर पाए। मधुमिता ने बताया शायद ये बात सच भी थी। खैर, जो उनके पिता उनको कह के गए थे कि वो रेस्ट करने जा रहे हैं, असल में वो उनके मरने के बाद की आगे की जो कार्रवाई थी वो करने जा रहे थे। एक कॉफिन का इंतज़ाम करने, उनको दफनाने के लिए जगह का इंतज़ाम करने, क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ जानते थे। खैर, ये सब कुछ होता है, लेकिन इसके होते होते शाम हो जाती है, जिस वजह से उनको उस रात नहीं दफनाया जाता, बल्कि अगले दिन दफनाया जाता है। खैर, ये सब कुछ होता है, जिसके बाद मैक्सिमम रिश्तेदार वापस चले जाते हैं और इन्हीं के साथ मधुमिता के भाई को भी भेज दिया जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसको बॉदर करना। मधुमिता भी इसके बाद अपने घर चली जाती हैं, लेकिन उनके जो पिता थे वो इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी के चलते उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और वो बहुत सारा टाइम जो था वो बाहर ही निकालते थे, बहुत कम घर आते थे। मधुमिता अकेली ही घर पे रह गई थी। मधुमिता ने बताया कि उनके घर पे बेसिकली 3 रूम्स थे। एक पहला रूम था जिसकी एंट्री पे या फिर ये कहीं कि दरवाज़ा खोलते ही बाहर कुआं था और कुएं के साइड में एक वॉशरूम था। उसके बाद में एक बीच में कमरा था जहाँ पे मधुमिता की माँ सोती थी और एक लास्ट में कमरा था जहाँ पे मधुमिता का भाई सोता था। ये दोनों भाई बहन अपनी माँ के कमरे के अगल बगल सोते थे। रात को उनकी डायलिसिस करने के लिए भी यही बारी बारी से जाते थे। उनके पिता हॉल में सो रहे थे इस दौरान, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया था कि डायलिसिस के दौरान मधुमिता की जो माँ है वो अकेली ही सोएंगी। मधुमिता अपने कमरे में सो रही थी, जो पहला वाला कमरा था कुएं के पास वाला। लेकिन रात को अपनी माँ के जाने के बाद वो बहुत थकी हुई थी, बहुत परेशान थी और बहुत ज़्यादा सैड थी, जिसके चलते वो अपनी माँ के कमरे में सोने चली जाती है। वो अपने घर पे अकेली ही थी। मधुमिता ने बताया कि रात का यह समय था, लगभग 2 से ढाई बजे के अराउंड उनको अचानक से उनके कमरे के बाहर जो कुआं था, मतलब मधुमिता अभी बीच वाले कमरे में अपनी माँ के कमरे में सो रही थी, लेकिन अचानक से उनको इस कुएं के पास से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और ये जो आवाज़ थी, ये मधुमिता बहुत श्योर थी कि उसकी माँ की आवाज़ थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये उनकी माँ नहीं हो सकती। मधुमिता ने बताया कि उनमें ये माना जाता है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो बहुत सारी इविल स्पिरिट्स होती हैं जो कि उन्हीं की आवाज़ में लोगों को बुलाने की कोशिश करती हैं, सो दैट ये स्पिरिट्स उनके पास जा सके। मधुमिता ये जानती थी, इसी के चलते वो बाहर नहीं जाती, जैसे तैसे अपने कमरे में ही रहती हैं। अचानक से वो नोटिस करना शुरू कर देती हैं कि उनके कमरे के आसपास की जो लाइट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्लिकर कर रही हैं। वो डर गई थी, उनको महसूस हो रहा था कुछ अजीब यहाँ पे ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ उनका वहम तो नहीं है। अचानक से उनके घर पे 3 डॉग्स थे, 2 अंदर रखने के लिए और एक स्ट्रे डॉग था जिसको वो बाहर बांधते थे। ये तीनों डॉग्स बहुत बुरी तरह से भौंकना शुरू कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की चीज़ों को डॉग्स सबसे पहले सेंस करते हैं और शायद यही बात सच थी। मधुमिता फटाफट से जाती है, सब कमरों की लाइट्स ऑफ करती है और सोने की कोशिश करती है अंधेरे में ही। थोड़ी ही देर लगती है, जब उनकी आइज़ इस अंधेरे के साथ कंफर्टेबल हो जाती हैं। हम जब भी अंधेरे में होते हैं तो अगर थोड़ी देर हम अपनी आंखें बंद करें या फिर अंधेरे की तरफ ही देखते रहें तो हमारा विजन थोड़ा सा खुल जाता है, हमें दिखना शुरू हो जाता है। यही वो स्टेज थी मधुमिता के साथ भी। अचानक से उसको सोए सोए ऐसा लगता है कि एक शैडो उनके आसपास से घूम रही है और थोड़ी ही देर में ये शैडो उन पे अटैक कर देती है और वो स्लीप पैरालिसिस की हालत में चले जाते हैं। ये सब कुछ 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन ये लगातार 5 से 6 दिन होता रहा उनके साथ। सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। अचानक से अभी तक उन्होंने अपने पिता के साथ ये सब कुछ शेयर नहीं किया था, लेकिन जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है तो वो अपने पिता के साथ ये सब कुछ शेयर करती हैं। सामने से उनको पता चलता है कि उनके पिता के साथ भी यही चीज़ें हो रही हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ज़रूर था जो कि उनके घर पे पैरानॉर्मल चीज़ें ये कर रहा था। खैर, इसके बाद मधुमिता ने ये भी बताया कि एक रात उन्होंने अपने पिता को ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए सुना और वो यही चीख रहे थे कि बस अब तू चली जा, मैं ध्यान रख लूँगा अपने बच्चों का, तो वापस चली जा। तुझे अपनी बेटी की फिक्र है ना, उसकी शादी की फिक्र है, मैं सब कुछ करवा दूंगा, लेकिन तू अब यहाँ से चली जा। मधुमिता ने बताया इसके बाद उनके घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी वैसा नहीं हुआ, सब कुछ शांत हो गया था 2017 तक। जब उन्होंने बताया कि 2017 में उनके गांव के पास एक जंगल है जहां पे बहुत सारे अघोरी, सैकड़ों अघोरी इनफैक्ट जंगल के अंदर एक अजीब सी पूजा करते हैं सब एक साथ मिलके, और ये सारे अघोरी उन्हीं के गांव से होते हुए जाते हैं, उन्हीं के घर के पास से होते हुए जाते हैं। और इस दौरान लोगों के लिए ये एक तरह का फेस्टिवल होता है, वो बाहर आके घर से इन अघोरियों को देखते हैं। इसी तरह का एक दिन था। मधुमिता ने बताया कि वो स्कूल से थकी हुई घर पहुंची थी। वो अपने हॉल में सोफा पे लेटी हुई थी। उनके पिता भी बाहर इन अघोरियों को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में मधुमिता को दिखता है कि उनके पिता रोते हुए घर के अंदर आते हैं
और वो मधुमिता की तरफ देख के बहुत जोर जोर से रो रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी आखिरकार हुआ क्या। मधुमिता ने जब पूछना शुरू किया तो उनके पिता ने बताया कि तुम्हारी माँ की मौत ब्लैक मैजिक की वजह से हुई है। मधुमिता के लिए ये बहुत शॉकिंग था, वो समझ नहीं पा रही थी। इसी के चलते वो बार बार अपने पिता से पूछना शुरू करती हैं और उसके बाद उनके पिता उनको बताते हैं। वो बताते हैं कि इतने सारे जो अघोरी जा रहे थे बाहर, उनमें से एक जो उनका मेन अघोरी था वो उनके घर की तरफ आता है। मधुमिता के पिता से बात करना शुरू करता है और वो खुद उनको बताता है कि उनकी जो वाइफ है उनकी मौत ब्लैक मैजिक की वजह से हुई है और ये ब्लैक मैजिक सिर्फ उन पे नहीं हुआ था बल्कि सारी फैमिली पे हुआ था। ये तुम सब पे छोड़ा गया है कुछ, जिसकी वजह से सब अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ सहन करते रहोगे, किसी ना किसी प्रॉब्लम में रहोगे। शायद ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन सब की लाइफ में दिख भी रही। मधुमिता भी इस टाइम तक बहुत ही बुरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। खैर, जब 2017 में मधुमिता को ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इस एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते, जिसके चलते उन्होंने 2017 में ही शादी कर ली, जिसके बाद वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए। हालांकि इसके बाद से चीज़ें काफ़ी शांत रही। मधुमिता ने बताया कि उनके पिता ने हर तरह की प्रेयर अपने घर पे करवाई, सब चीज़ें करवाई शांति के लिए, और उसके बाद ये एटमॉस्फेयर शांत भी हो गया। लेकिन वक्त बीतते बीतते 2022 आ जाता है। मधुमिता की जो शादी थी वो वर्कआउट नहीं करती किसी वजह से, जिसकी वजह से वो अकेले ही रहना शुरू कर देते हैं। 2022 के आते आते मधुमिता ने एज अ जर्नलिस्ट एक न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पे उनकी लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड ही चल रही थी। हालांकि उनके साथ ही 2 डॉग्स भी थे जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया था और वो अपने रहने के लिए एक घर ढूंढ रही थी, अच्छी जगह ढूंढ रही थी, और ये घर उनको मिलता है उनके ऑफिस के पास में ही, जहाँ पे वो शिफ्ट हो जाती है। मधुमिता ने बताया कि इस घर का जो सेटअप था वो काफ़ी हद तक अच्छा था, मतलब उनके लिए एडजस्टेबल ही था। वो अपने डॉग्स के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाती हैं। मोस्टली ये जो घर था उनके डॉग्स ही इसमें रहते थे। मधुमिता बहुत लेट आती थी या कभी कभार बाहर ही रहती थी। बेसिकली ये जो टाइम था, इस समय सब कोविड से बाहर आ रहे थे, तो किसी ना किसी तरह से सब अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर रहे थे। मेंटली बहुत सारे यंगस्टर जो थे वो टूट चुके थे। मधुमिता भी उन्हीं में से थी। जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी। मधुमिता ने बताया कि जो इस घर के ऑनर थे जहाँ पे वो रह रही थी, वो एक वकील थे और वो अपने एक बेटे के साथ रहते थे जो बेसिकली विकलांग था, व्हीलचेयर पे रहता था, मोस्टली अपने कमरे में रहता था ज़्यादातर। और इसके अलावा जो मधुमिता का अपना अपार्टमेंट था वो फर्स्ट फ्लोर पे था और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी 2 और किराएदार रहते थे और ग्राउंड फ्लोर पे रहता था ये ऑनर अपने बेटे के साथ। और क्योंकि ये जो ऑनर था ये खुद से सब कुछ देख रेख नहीं कर सकता था, इसी के चलते उसने अपने गेट पे, मेन गेट पे CCTV कैमरास लगाए हुए थे। अब मधुमिता के लिए ये हर पर्सपेक्टिव में जो स्पेस था वो बहुत कंफर्टेबल था। ऑफिस से पास में था क्योंकि कभी कभार वक्त बेवक्त भी वो आती थी। इसके अलावा CCTV कैमरा भी वहाँ पे लगा हुआ था, सिक्योरिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मधुमिता ने बताया कि उन्होंने एक अजीब चीज़ नोटिस करना शुरू की। उन्होंने बताया कि जो उनके 2 डॉग्स थे जो उनके अपार्टमेंट में ही रहते थे, उनके घर पे ही रहते थे, जब मधुमिता रात को अपने घर पहुंचती थी तो वो बहुत वियर्ड सा बिहेव करते थे। वो दोनों डॉग्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन कभी कभार उनको देख के ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज़ से डरे हुए हैं। मधुमिता जैसे दरवाज़ा खोलती थी तो ऐसा लगता था वो थोड़ा सा अजीब फील कर रहे हैं, डर फील कर रहे हैं और वो किसी भी तरह से इस घर के बाहर जाना चाहते हैं। मधुमिता को लग रहा था शायद ये नया अपार्टमेंट है, उनको एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है, या फिर उनको ये अपार्टमेंट पसंद नहीं आया है। धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाए। इसी सब के बीच में मधुमिता का एक एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिसके चलते 2 महीने की उनको भी रेस्ट दे दी जाती है। वो भी अपने इस अपार्टमेंट में ही रह रही। मधुमिता ने बताया कि ये जो टाइम चल रहा था इस समय, क्योंकि वो काम से भी थकी नहीं होती थी, 24 घंटे अपने अपार्टमेंट में ही रहती थी, इस वजह से रात को उसको सोना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी तरह की एक रात थी जब उनको कुछ अजीब सा फील होना शुरू होता है। देखते देखते वो स्लीप पैरालिसिस की हालत में चले जाते हैं फिर से। मतलब 2015 के बाद ये अब यानी कि 2022 में आके हुआ था जब उनके साथ इस तरह की अजीब सी चीज़ हुई थी। और ये स्लीप पैरालिसिस एक रात के लिए नहीं था, बल्कि लगातार 5 से 6 रातें होता रहा। इनफैक्ट 6ठी रात तो उन्होंने कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक, कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब नोटिस किया। मधुमिता रात को वैसे ही सोने की कोशिश कर रही थी। अचानक से उनको ऐसा फील होता है कि उनके पास वाला ही जो कमरा है, मतलब जो उन्हीं के अपार्टमेंट में जो दूसरा कमरा था, उसके वॉशरूम में किसी ने फ्लश किया है। अचानक से उनके जो डॉग्स थे वो भी भौंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले मधुमिता कुछ समझ पाती, वो चली गई थी स्लीप पैरालिसिस की हालत। और इसके बाद कुछ बहुत भयानक होता है उनके साथ, जिस सब का उनके पास्ट के किसी भी इंसिडेंट से लेना देना नहीं था, लेकिन ये सबसे ज्यादा भयानक था। मधुमिता ने बताया कि अचानक से उन्होंने देखा कि एक लेडी उसी कमरे से होते हुए, मतलब मेन डोर से होते हुए उनकी तरफ आ रही है और उनके चेहरे के एकदम ऊपर आके उनको घूर रही है।
ये एक लेडी का चेहरा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, बट बहुत क्लियरली देख पा रही थी और वो बहुत बुरी हालत से डर भी चुकी थी। लेकिन अचानक से उनको फील होता है कि उनके साथ में भी, मतलब उनकी बगल में भी एक अजीब सा कुछ है, कुछ प्रेजेंस है। उनको थोड़ी ही देर में अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब एक ही टाइम पे मधुमिता दो स्पिरिट्स से बात कर रही थी या फिर दो स्पिरिट्स फेस कर रही थी। एक उनके बगल में जिनको वो देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो जानती थी उनकी आवाज़ से कि वो उनकी माँ ही थी, और एक वो जो उनके फेस के बिल्कुल आगे खड़ी थी। लगभग 10 से 15 मिनट ये सब कुछ चलता रहता है। मधुमिता ने बताया अचानक से उनको एक अजीब सी स्ट्रेंथ मिलती है जब उनकी माँ उनके पास से ही, शायद उनकी जो स्पिरिट थी उनको जो बचाने आई थी, वो कहती है कि डरो मत, बस एक बात कहो, यशु के लहू की जय। मधुमिता बार बार यही चीज़ रिपीट करना शुरू कर देती है। जैसे ही थोड़ी देर होती है, अचानक से वो लेडी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मधुमिता ये चैंट करना बंद कर देती है अपने अंदर ही अंदर, और वो नॉर्मल हो जाती है। अचानक से वो वेट कर रही थी अब सुबह होने का किसी भी तरह से। वो चाहती थी सुबह होते ही वो अपने ऑनर के घर जाएगी और उनको ये सब कुछ बताएगी कि आखिरकार ये बात क्या है और उसके साथ क्या हो रहा है, क्या उनको इसके बारे में कुछ भी पता है। मधुमिता ने बताया इससे पहले जब भी उनकी ऑनर से बात हुई थी तो उनके ऑफिस में हुई थी। मतलब उनका ऑफिस था नीचे, जहाँ पे ज़्यादातर वो मिल जाते थे या फिर मधुमिता उनका वेट कर लेती थी। लेकिन इस रात कुछ बहुत भयानक हुआ था। इसी के चलते मधुमिता सुबह होते ही सबसे पहले ऑनर के घर जाती है। पहली बार उसने वो घर देखा, और जैसे ही उसने घर के अंदर एंट्री की, घर के अंदर जाते ही वो समझ गई कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। धीरे धीरे ये सारे डॉट्स अपने आप ही कनेक्ट हो रहे थे। मधुमिता ने देखा कि इस घर के अंदर एक औरत की फोटो लगी हुई थी, और ये औरत वही औरत जो रात को उसके स्लीप पैरालिसिस की हालत में उसके फेस के सामने खड़ी हो गई थी, और उसने वही लाल और हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी और साथ ही माथे पे एक बिंदी भी लगाई हुई। मधुमिता इससे पहले कुछ और जानना चाहती। उसने सीधा ऑनर से ये पूछा कि क्या ये आपकी वाइफ हैं? ऑनर बताता है कि हाँ, ये उसकी वाइफ है, लेकिन थोड़े ही टाइम पहले उनकी मौत हो गई थी कैंसर की वजह से। मधुमिता अभी धीरे धीरे सारे डॉट्स मिला ही रही थी कि अचानक से इस ऑनर का जो बेटा था, जो कि अपने कमरे में ही था, बेसिकली वो वैसे भी मेंटली भी अपने ही ख्यालों में खोया रहता था, उसने भी अंदर से कहा कि हाँ, ये मेरी माँ ही है और इनकी मौत वहीं पे हुई थी जहाँ पे अब तुम रह रही हो। यही वो बात थी शायद जो मधुमिता को जाननी थी। इसी चीज़ ने शायद मधुमिता को सब कुछ बता दिया था बिना बहुत कुछ जाने, और ऑनर की नज़रों में वो एक डर देख पा रही थी, एक ऐसा डर जो कि ये बता रहा था शायद वो नहीं चाहता था कि मधुमिता इस सब के बारे में जाने। इसके बाद मधुमिता वहाँ से चली जाती हैं, अपना मन बनाती हैं और 2 दिनों के अंदर अंदर ही इस अपार्टमेंट को छोड़ के एक नए अपार्टमेंट में चली जाती हैं बिना अपने ऑनर को बताए। और वहीं वो ये भी जानती हैं कि उनका जो ऑनर है वो समझ गया होगा कि आखिरकार उसने ये कमरा छोड़ा क्यों। हालांकि इन दोनों इंसिडेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सफ़र करने वाला इंसान एक ही था, मधुमिता। पहले ही मधुमिता ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया था। आगे आके उनको अपने अपार्टमेंट का ओनर भी ऐसा मिलता है जिसने सिर्फ अपना फ़ायदा सोचा। थोड़े से पैसों के लिए उसने मधुमिता को ऐसा अपार्टमेंट दे दिया जो शायद हॉन्टेड था, और जिस वजह से मधुमिता प्रॉब्लम में थी। लेकिन मधुमिता से ज़्यादा उन्होंने ये बताया कि वो ये फील कर पा रही थी उसके बाद कि उनके डॉग्स रोज़ किस चीज़ से गुजर रहे थे, जिस वजह से वो डरे रहते थे, लेकिन बेचारे कुछ बोल नहीं पाते। खैर, ये था मधुमिता का इंसिडेंट, जो कि अभी हैदराबाद में रह रही हैं। इतना कुछ हो गया उनके साथ, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं जिस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।